वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 10 देखने वाले हैं। इस लेक्चर नंबर 10 में जो अपना टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो सरफेस टेंशन क्या होता है उसको हमको एक्सप्लेन करना है, किसके बेसिस पे? तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। हमने पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में जस्ट सरफेस टेंशन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल देखे थे, और सरफेस टेंशन को समझने के लिए मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो बेसिक टर्म्स थी उसके बारे में हमने डिस्कस किए थे। आज हमको सरफेस टेंशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या होता है, किसके बेसिस पे? तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, आपके लिए अब फिजिक्स के डेरिवेशन और कंसेप्ट आसान हो जाएंगे। जस्ट आपको हमारे साथ में बने रहना है और हमारा चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन पे प्रेस भी करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो सरफेस टेंशन को मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे हमको एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। और ये क्वेश्चन पिछले वाले बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा भी गया है कि सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करो, कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट किसके बेसिस पे? तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। तो चलो आंसर में देखते हैं कि सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए आपको एक फिगर दिख रही है, एज शोन इन फिगर। तो इसमें एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड है, चाहे वो वाटर हो सकता है, और इस लिक्विड के कंटेनर में जो फिगर दिख रही है आपको, तो उसमें जो XY जो है वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, लिक्विड का फ्री सरफेस है। ठीक है, जो एयर के साथ में कांटेक्ट कर रहा है। तो XY फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। ओके, और उस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को जो X डैश और Y डैश जो है वो एक इनर लेयर है जो पैरेलल है किसको? XY को। ठीक है, पैरेलल है किसको? XY को। तो कितने डिस्टेंस पे? तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब यहाँ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड में जो भी मॉलिक्यूल रहेगा तो उस मॉलिक्यूल के रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के इक्वल वो इतने डिस्टेंस पे वो X डैश Y डैश इनर लेयर है जो पैरेलल है किसको? XY को। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ फोर्स मतलब यहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड में जो भी मॉलिक्यूल रहेगा वो जहां तक फोर्स लगा सकता है उसका मॉलिक्यूल, तो उस फोर्स के डिस्टेंस तक वो X डैश Y डैश रहेगा। ठीक है, इसीलिए X डैश Y डैश Y नियर द सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस में ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल सरफेस फिल्म ऑफ लिक्विड की तरह काम करेगी। तो किस तरह काम करेगी? सरफेस फिल्म। हमने सरफेस फिल्म की डेफिनेशन पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे कि सरफेस फिल्म क्या होता है। ठीक है, तो जो सेक्शन है X और X डैश, Y और Y डैश इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के पास में वो किस तरह काम करेगी? सरफेस फिल्म की तरह काम करेगी। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम कंसीडर करेंगे 3 मॉलिक्यूल जो आपको फिगर में दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल B और मॉलिक्यूल C, सच दैट वो भी इस तरह से मॉलिक्यूल जो A है कंप्लीटली डीप है इनसाइड द लिक्विड, मॉलिक्यूल B विद इन अ सरफेस फिल्म, मॉलिक्यूल जो B है ना वो विद इन अ सरफेस फिल्म है, और मॉलिक्यूल जो C है वो ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। देखो उसका मॉलिक्यूल का जो सेंटर है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे, मॉलिक्यूल B का जो सेंटर है मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल B जो है वो विद इन अ सरफेस फिल्म, मतलब सरफेस फिल्म के अंदर है, और मॉलिक्यूल C को जो सेंटर ना, सेंटर वो मॉलिक्यूल का काम कर रहा है। ठीक है, वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर है, और मॉलिक्यूल A जो है ना वो कंप्लीटली डीप है इनसाइड द लिक्विड। तो हमने क्या कंसीडर कर दिए? 3 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिए A, B, C, सच दैट वो भी इस तरह से कि मॉलिक्यूल A कंप्लीटली डीप है इनसाइड द लिक्विड, मॉलिक्यूल B विद इन अ सरफेस फिल्म, और मॉलिक्यूल जो C है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब देखो एज अ मॉलिक्यूल A जो है ना वो कंप्लीटली डीप इनसाइड द लिक्विड है, मतलब कंप्लीटली डीप है इनसाइड द लिक्विड के अंदर पूरी तरह से कंप्लीटली डीप है। सो इसीलिए उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा वो भी कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड रहेगा, वो भी क्या रहेगा? कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड रहेगा। ड्यू टू दिस, इसी के वजह से मॉलिक्यूल A एक्टेड अपॉन बाय इक्वल कोहेसिव फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, इसीलिए जो मॉलिक्यूल A जो है इसके ऊपर एक्ट होगा इक्वल कोहेसिव फोर्स ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से जो लिक्विड के अंदर सभी मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो सभी मॉलिक्यूल इक्वल कोहेसिव फोर्स ऑल डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल A के ऊपर लगाएगा। अब इसीलिए उसके ऊपर जो नेट कोहेसिव फोर्स रहेगा उस मॉलिक्यूल A के ऊपर वो 0 रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल में अगर यहाँ कोई बंदा है, इसको चारों तरफ से अगर कोई फोर्स लगा रहा है, उस जगह पे खड़ा रहेगा, वो इधर उधर कहीं पे भी नहीं जा पाएगा। सिमिलरली मॉलिक्यूल ये बिल्कुल एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए वो कहीं पे भी नहीं जा पाएगा। उसका जो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स रहेगा उस मॉलिक्यूल ए पे वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे मॉलिक्यूल बी की। तो मॉलिक्यूल बी लाइज विद इन द सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म के अंदर है। ठीक है, एंड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब मॉलिक्यूल जो बी है वो कहां लाइज है, सरफेस फिल्म के अंदर लाइज है, विद इन अ सरफेस फिल्म एंड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के नीचे है थोड़ा सा। ठीक है, उसका स्मॉलर पार्ट, उसके जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का स्मॉलर जो पार्ट है वो एयर में है, और लार्जर पार्ट इनसाइड द लिक्विड है। लिक्विड के मतलब उसका जो लार्जर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो लार्जर पार्ट है वो इनसाइड द लिक्विड है। अब एयर के वजह से अधेसिव फोर्स एक्ट होगा उस मॉलिक्यूल बी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है एयर मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधेसिव फोर्स बोलते हैं। तो अधेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल की वजह से जो अधेसिव फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल बी पे, तो वो वीक रहेगा, बहुत वीक रहेगा, इसलिए उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो ड्यू टू दिस, इसके वजह से ओनली स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्ट ऑन अ लिक्विड मॉलिक्यूल, इसलिए उस लिक्विड मॉलिक्यूल बी के ऊपर ओनली स्ट्रॉन्ग कोहेसिव, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा उस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर। हेंस इसीलिए मॉलिक्यूल बी गेट्स अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड, इसलिए मॉलिक्यूल बी जो है वो लिक्विड के इनसाइड में अट्रैक्ट होगा। देखो मॉलिक्यूल ए कहीं पे भी नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन मॉलिक्यूल के बी के ऊपर जो नेट यानी रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, इसीलिए मॉलिक्यूल बी जो है वो अट्रैक्ट होगा इनसाइड द लिक्विड के अंदर अट्रैक्ट होगा। सरफेस फिल्म के अंदर का जो मॉलिक्यूल बी है वो इनसाइड द लिक्विड में अट्रैक्ट होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करेंगे मॉलिक्यूल सी की। तो मॉलिक्यूल जो सी है लाइज है ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड के फ्री सरफेस के ऊपर लाइज है, हुज हाफ पार्ट, जिसका आधा पार्ट जो है वो एयर में है और हाफ पार्ट है इनसाइड द लिक्विड के अंदर है। तो जो अधेसिव फोर्स एक्ट होगा मॉलिक्यूल सी के ऊपर ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल की वजह से वो वीक रहेगा, बहुत वीक रहेगा, इसलिए निग्लेक्ट होगा। ड्यू टू दिस, इसी की वजह से ओनली स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर, एंड हेंस मॉलिक्यूल सी, इसीलिए मॉलिक्यूल सी जो है गेट्स अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड के अंदर ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल सी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर लाइज था, उसका हाफ पार्ट एयर में था, हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड था। तो अधेसिव फोर्स उस मॉलिक्यूल सी के ऊपर लगेगा ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल की वजह से वो निग्लेक्ट हो जाएगा, और ओनली स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स उस मॉलिक्यूल सी के ऊपर क्या होगा, लाइज होगा, इसलिए मॉलिक्यूल सी अट्रैक्ट होगा इनसाइड द लिक्विड के अंदर अट्रैक्ट होगा। तो दस इसीलिए ऑल मॉलिक्यूल इन सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे, देखो मॉलिक्यूल बी भी सरफेस फिल्म के अंदर था, मॉलिक्यूल सी भी सरफेस फिल्म के अंदर ही था, मतलब सरफेस फिल्म मतलब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर ही था। तो सभी मॉलिक्यूल इन अ सरफेस फिल्म आर एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड नेट कोहेसिव फोर्स, मतलब अनबैलेंस्ड नेट कोहेसिव फोर्स से क्या होगा, उनके ऊपर एक्ट होगा, एंड डायरेक्टेड इनटू द लिक्विड, और लिक्विड के अंदर ही जाए, मतलब लिक्विड के अंदर ही मतलब जाएंगे वो, क्योंकि उनके ऊपर जो नेट कोहेसिव फोर्स, अनबैलेंस जो नेट कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए सभी मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट हो गए वो डाउनवर्ड में अट्रैक्ट हो गए जो सरफेस फिल्म के अंदर है। ठीक है, तो देयरफॉर मॉलिक्यूल इन अ सरफेस फिल्म आर पुल इनसाइड द लिक्विड, तो सभी मॉलिक्यूल जो सरफेस फिल्म के अंदर रहेंगे वो पुल्ड हो गए इनसाइड द लिक्विड। ड्यू टू दिस सरफेस फिल्म रिमेन अंडर द टेंशन, इसलिए जो सरफेस फिल्म जो है रिमेन अंडर द टेंशन, हमेशा टेंशन में रहेगी, एंड वी हैव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, जिस तरह बलून पता है ना, बलून की जो मेम्ब्रेन होती है, उस बलून की मेम्ब्रेन के मतलब बलून के अंदर जब हम एयर डालते हैं तो उसके मेम्ब्रेन के ऊपर एक फोर्स लगता है, उसकी मेम्ब्रेन हमेशा टेंशन में रहती है, तो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सेम उसी तरह जो सरफेस फिल्म जो है वो अंडर द टेंशन में रहेगी, रिमेन और बिहेव करेगी स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है,
तो दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसी टेंशन को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। और इस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड में जो मॉलिक्यूल है उसको, उनके ऊपर जो फोर्स लगता है सरफेस टेंशन की वजह से, वो कैसा लगता है? टेंजेंशियल लगता है। ये आपको याद रखना है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है, ठीक है, सभी मॉलिक्यूल के ऊपर। तो आपको सरफेस टेंशन क्या होता है समझ में आ गया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, हमने देखे भी थे स्टार्टिंग में पिछले वाले लेक्चर में कि सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड का जो सरफेस होता है वो अपना एरिया रिड्यूस करना चाहता है। एरिया रिड्यूस क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसके सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल है वो नीचे की ओर जाना चाहते हैं, नीचे की तरफ पुल्ड होते हैं, इसलिए वो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। तो ये उसके पीछे रीजन है, क्योंकि सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करते हैं, उनके ऊपर एक्ट होता है, जिसके वजह से सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो पुल्ड होते हैं इनसाइड द लिक्विड। इसीलिए सरफेस फिल्म रिमेन टेंशन में होती है और स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। और वो जो टेंशन है, उसी टेंशन को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। और सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमको सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन करना है टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखना है, उसका फार्मूला लिखना है और उसकी यूनिट और डायमेंशन भी हमको लिखना है, ठीक है। और हमको सरफेस एनर्जी की टर्म को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलो सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या होता है। तो हमने अभी देखे, एज सीन प्रीवियसली, हमने अभी देखे कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर के अंदर जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है वो किस तरह काम करता है? तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। और जो सभी मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी के सभी मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग फोर्स क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो अभी सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक लाइन PQ। तो मैंने एक लाइन PQ इमेजिन किया जिसकी लेंथ क्या है? L, ठीक है। ड्रॉन टेंजेंशियल टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो मैंने लाइन PQ जो ड्रॉ किया हूं, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को टेंजेंशियल ड्रॉ किया हूं, जो आपको फिगर में दिख रही है, ठीक है। तो ऑल मॉलिक्यूल ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। उस सरफेस को टेंजेंशियली, इस लाइन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल है इक्वल एंड अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। एज इफ दे आर टीयरिंग द सरफेस अपार्ट ड्यू टू कोहेसिव फोर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल लाइंग आइदर साइड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन PQ के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल है ये सरफेस पार्ट को टीयरिंग में डालेंगे, मतलब उसमें तनाव क्रिएट करेंगे, इंटेंस में डालेंगे, उसको तनाव में डालेंगे उस सरफेस पार्ट को। किसके वजह से? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल लाइंग आइदर साइड। मतलब इस PQ लाइन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल है इसके दोनों तरफ दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल उसके ऊपर क्या लगाएंगे? कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। और यही जो फोर्स रहेगा इस पर यूनिट लेंथ में, इस पर यूनिट लेंथ में जितना कोहेसिव फोर्स लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन बोलेंगे। क्योंकि उसी कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ की वजह से वो जो सरफेस है वो क्या में आता है? मतलब क्या में? तनाव में आता है, इंटेंस में आता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन बोलेंगे। तो आपको एग्जाम में जो डेफिनेशन जब पूछेगा सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या होता है, तो आपको ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये आपको डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ये ऊपर वाला जो मैंने जो जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूं कि सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या होता है, कि एक सरफेस टेंशन T को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा पर यूनिट लेंथ, ओके। किसके ऊपर? ऑन बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को आपने जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन किए हो इसके दोनों साइड में उसके पर यूनिट लेंथ में जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन बोलेंगे। तो सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज अ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन
ड्रॉन ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड को आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉन किए हो, इस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ बोथ द साइड टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा पर यूनिट लेंथ, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L। तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर या उसका ऐसा यूनिट रहेगा। और इसका डायमेंशन क्या होंगे, तो फोर्स का केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी मतलब मास, मास का अमाउंट रहेगा। और मीटर, तो लेंथ का भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ का पावर 0 रहेगा क्योंकि मीटर नहीं है वहां पे। और पर सेकंड स्क्वायर था तो टी का पावर क्या रहेगा, -2 रहेगा। तो ये सरफेस टेंशन के क्या हो गए, डायमेंशन हो गए, m1 L0 T-2। ओके, करेंगे सरफेस एनर्जी की। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है एक्चुअली, इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम की तरफ फोकस करो कि इस डायग्राम में अ मॉलिक्यूल इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो मॉलिक्यूल इस लिक्विड के वॉल्यूम के अंदर है, मतलब लिक्विड के अंदर है, लाइक मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए दिख रहा है आपको फिगर में, तो ये एक्सपीरियंस मोर कोहेसिव फोर्स, ये सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है देन मॉलिक्यूल बी एंड सी, जो सरफेस फिल्म ऑफ लिक्विड के अंदर लाइज है। तो मॉलिक्यूल बी और सी सरफेस फिल्म ऑफ लिक्विड के अंदर लाइज है, तो इनसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स ये मॉलिक्यूल ए एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल ए चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट इक्वल कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसीलिए इसके ऊपर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स क्या रहता है, 0 रहता है, मतलब ये जगह पर रहता है। लेकिन मॉलिक्यूल बी और जो सी है, इनके ऊपर नेट कोहेसिव फोर्स, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए ये सभी मॉलिक्यूल नीचे की ओर पुल करते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो सभी सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है वो कहाँ कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो डाउनवर्ड कोहेसिव, अनबैलेंस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर पुल होते हैं। इसीलिए लिक्विड का सरफेस अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया अगर मुझे इंक्रीज करना है, इस सरफेस का एरिया अगर मुझे इंक्रीज करना है सरफेस एरिया, तो मुझे इस अंदर के जो मॉलिक्यूल है, मतलब इस लिक्विड के वॉल्यूम के अंदर में जो मॉलिक्यूल है सरफेस फिल्म के अंदर, इधर जो मॉलिक्यूल होंगे मॉलिक्यूल ए की तरह, इन मॉलिक्यूल को मुझे सरफेस फिल्म में ले जाना पड़ेगा। और इन मॉलिक्यूल को सरफेस फिल्म में ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो दस वर्क हैज टू बी डन, ब्रिंग एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड इनटू सरफेस फिल्म। तो इस सरफेस फिल्म का एरिया इंक्रीज करने के लिए मुझे ये जो इनसाइड द लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल, इसको सरफेस फिल्म में ले जाने के लिए मुझे एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। उस कोहेसिव फोर्स के अपोज में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वर्क डन होगा। और यही वर्क उस मॉलिक्यूल के अंदर जब ये सरफेस फिल्म में जाएगा, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और उसका सरफेस एरिया भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वो जो मॉलिक्यूल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट सरफेस एरिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी बोलेंगे। तो इसका मतलब ये क्लियरली हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल इस सरफेस फिल्म के अंदर होगा वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनसे ज्यादा एनर्जी उन मॉलिक्यूल के अंदर होगी जो सरफेस फिल्म के अंदर होंगे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ सरफेस लेयर या सरफेस फिल्म, तो सरफेस फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर एक्स्ट्रा की एनर्जी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड की क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो आज के बाद में याद रखना, सरफेस फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा की पोटेंशियल एनर्जी होगी एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनसे ज्यादा एनर्जी उन मॉलिक्यूल के अंदर होगी जो सरफेस फिल्म के अंदर होंगे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ सरफेस लेयर या सरफेस फिल्म, तो सरफेस फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर एक्स्ट्रा की एनर्जी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड की क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो आज के बाद में याद रखना है आपको कि सरफेस लेयर के अंदर, सरफेस फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा की पोटेंशियल एनर्जी होती है एज कंपेयर टू वो मॉलिक्यूल जो इनसाइड द लिक्विड है। तो सरफेस फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल है जिनके अंदर एक्स्ट्रा की पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स्ट्रा की जो एनर्जी है, ठीक है, सरफेस फिल्म के अंदर या सरफेस लेयर के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड बोलते हैं। ओके।